Hello and welcome to Maheshan IAS. Today we are going to start a new series of history for prelims as well as mains. मेंस और prelims के लिए आज हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पे हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 50 से 60 दिन में कंप्रीहेंसिव कवरेज किया जाए हिस्ट्री के सिलेबस का। दोस्तों आज का ये ओरिएंटेशन क्लास है और ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको इस सब्जेक्ट के साथ रूबरू कराऊंगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं और खास करके जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे तो ये दो चीजें बहुत ही खास हो जाती हैं। पहला है पीवाईक्यू और दूसरा होता है सिलेबस, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। अगर ये दो चीजें आपके ध्यान में हैं तो आपका सफर, आपका रास्ता काफी आसान हो जाएगा। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सिर्फ हिस्ट्री का मेरा एकेडमिक स्पेशलाइजेशन है 5 ईयर्स का, यानी कि मैंने 5 ईयर्स स्पेशलाइज्ड स्टडी की है हिस्ट्री की और उसके बाद से पढ़ाने का लंबा अनुभव। मैं इस अनुभव का इस्तेमाल करूंगा आपको हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से पढ़ाने का जहां पे आपको हिस्ट्री पढ़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या या फिर बाधा ना आए। ये सब्जेक्ट आपके दिल, दिमाग और मस्तिष्क में बैठ जाए। आपको 5 और 10 किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऑन योर बिहाफ आई विल रीड 5 to 10 बुक्स। आई थिंक माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू? यस। So let's start the class without any formalities, क्योंकि हम क्लास में सिर्फ काम की बातें करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम काफी नजदीक है। तो बिना समय को गवाए बहुत कम समय में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हिस्ट्री को कवर करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए? क्योंकि आपके और मेरे दोनों जब एक लाइन पे होंगे, दोनों जब सिंक करेंगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। और हमारा मोटो क्या है? व्हाट इज आवर मोटो? द मोटो इज वेरी क्लियर, टू गेट द रिजल्ट, to be in the PDF, to see in our name in the PDF। कौन से PDF में? उस होली PDF में अपना नाम देखना है, होली PDF में, उस रिजल्ट वाले PDF में। तो उस मकसद को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है जो ये हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये कहां आता है यूपीएससी के सिलेबस में? कहां पे आता है हिस्ट्री? कहां पे आता है? तो हिस्ट्री जो है ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो, मेंस दे रहे हैं तो, और पर्सनालिटी टेस्ट में आपको तो कोई ना कोई क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आने वाले समय में आपको समझ में आने लगेगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी जो बहुत सारे इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट से पूछा गया, भले ही उनका हिस्ट्री का बैकग्राउंड ना रहा हो, उन्होंने कोई बैचलर डिग्री हिस्ट्री में ना की हो, उनका ऑप्शनल हिस्ट्री ना रहा हो, इसके बावजूद उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्योंकि हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर कोई हिस्ट्री पढ़ता है, हर कोई हिस्ट्री जानता है, थोड़ा मोड़ा तो जानता ही है, भले ही स्पेशलाइज्ड ना हो। तो बोर्ड मेंबर्स जो बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, उनकी भी काफी दिलचस्पी होती है हिस्ट्री से संबंधित कुछ सवाल पूछ देने में। अब सवाल पूछ दिया जाए आपसे कि बताओ अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान थे, तो इस तरह के सवाल। अब ये सवाल पूछ दिया जाए कि अशोक जो था, अशोक की जो धम्म घोष की फिलॉसफी है, अशोक की जो भेरी घोष की फिलॉसफी, ये क्या है? इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पूरा नरसंहार कर दिया है, चारों तरफ रक्तपात कर दिया और फिर कहता है कि मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, मैं धर्म के रास्ते पे चलना चाहता हूं, धम्म के रास्ते पे। बहुत सारे सवाल आपको इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात है? एनी डाउट टिल हियर? आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो जब ये हमें समझ में आ गया तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सर, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री? तो सिलेबस अगर आप देखेंगे यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए आपको सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है, दिया गया है। यानी कि यूपीएससी जब भी अपना नोटिफिकेशन इशू करता है तो उस नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी डिटेल्स देता है और उन डिटेल्स में सिलेबस भी मेंशन होते हैं। प्रीलिम्स के, मेंस के, ऑप्शनल के सारे सिलेबस उसमें लिखे रहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपको सिलेबस देखना है यूपीएससी का तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है देखना पड़ेगा, वहां पे जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और आराम से जो है वहां से आप डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं,
तो सिलेबस मुझे बताना पड़ेगा, है ना। हालांकि आप सब मेहनत करें, खुद जो है डाउनलोड करें नोटिफिकेशन और फिर देखें सिलेबस क्या है। और मैं तो कहता हूं आप सबको सिलेबस याद भी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब तक याद नहीं होता है हमें पता ही नहीं होगा कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कोई तो यही मानता है एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बट दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज अ मिथ। और इसको बस्ट करेंगे आने वाले 50 से 60 दिनों में, और ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। आई थिंक मैं और आप एक सेम लाइन पे हैं यहां तक, ठीक है। पहला क्लास है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, चलो ओके। सिलेबस है ना, सिलेबस क्या कहता है। तो अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, अगर आप इसका सिलेबस देखें, प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखता है यूपीएससी, बस एक लाइन लिखता है। क्या लिखता है, क्या लिखता है भाई, लिखता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बस ये एक लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन में सिलेबस। यही दिक्कत हो जाती है, सिलेबस लिखा हुआ है एक लाइन में, लेकिन अगर इसको हम डिटेल में जाएं, इसको अगर हम एनालिसिस करें तो इसका मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक बात है, हमें मेडिएवल हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक बात है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। क्यों मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां पे देखिए आप ध्यान से, यहां पे लिखा क्या हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब तो सब कुछ हो गया ना, एंशिएंट हिस्ट्री भी आ गया, मेडिएवल हिस्ट्री भी आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गया, और साथ ही साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हो जाता है हमारा क्या, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक बात है यहां तक। सर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है क्या, कहीं लिखा हुआ है क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। इट मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री, इट मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स syllabus. Everything is clear to you? समझ में आ रहा है। Only ancient, medieval, modern and art and culture is the syllabus of UPSC prelims. Prelims समझ में आ गया। Let's come to mains part. Mains. ठीक है, मेंस का क्या सिलेबस है, हिस्ट्री का ही मेंस का क्या सिलेबस है। तो मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, लैंग्वेज के पेपर, एसे का पेपर, ये सब पता है आपको, इतने सारे पेपर्स होते हैं। मेंस में हिस्ट्री कौन से पेपर में आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेंस में ये आता है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में, ठीक बात है, जीएस पेपर 1 में। अब जीएस पेपर 1 का क्या सिलेबस है, सिलेबस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है पहला, आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, आज मैं आपको सब्जेक्ट के साथ रूबरू कराऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। क्योंकि अगर इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आने वाली जो जर्नी होगी वो कैसे पता चलेगा कि हम आने वाले समय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रोड मैप और फ्रेमवर्क है ना, क्या मैं बोलता हूं कि रोड मैप और फ्रेमवर्क जो है, रोड मैप प्लस फ्रेमवर्क, ये दो चीजें जो हैं वो क्लियर होने चाहिए हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को, ठीक बात है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं मेंस का। तो कहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम mid of 18th century, history of India starting from mid of 18th century until
द प्रेजेंट, until the present. हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. मिड ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मिड ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रॉम 1750 ऑनवर्ड्स. हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. सिर्फ इतना ही सिलेबस? नहीं, और भी है. ये पहला लाइन लिखा हुआ है हमारे मेंस के सिलेबस में. सर इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? नोट डाउन करते रहना है. जितनी भी चीजें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं उन सबको नोट डाउन करते रहना है. देखो मैं वो यूट्यूबिया मास्टर नहीं हूं जो 4 पीपीटी यहां पे लगाकर आपको बस उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में आपको समझा दे. मैं अगर पीपीटी अगर लेके भी आऊंगा तो सिर्फ आपको नोट्स बनवाने के लिए, मेरे को कोई नीड नहीं है. मैंने बताया कि 5 साल तो सिर्फ मेरा एकेडमिक्स स्पेशलाइजेशन इस सब्जेक्ट का, उसके बाद से मैंने लंबे समय तक इसको पढ़ाया भी है. ठीक है, तो मेरे को नीड नहीं है इस सब्जेक्ट की. एक बार अगर मैं देख लूंगा ना कभी भी 2 साल 4 साल गैप के बाद भी, तो वो चीजें मैं पढ़ा सकता हूं. उसके लिए मुझे नीड नहीं है ना. ठीक है, आवाज क्लियर है ना? हाँ ठीक है, ओके. चलिए भाई आगे चलते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है ये तो हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस. ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का बात हो गई ना. तो सर एंशिएंट और मेडिवल नहीं आता? एंशिएंट और मेडिवल आता है, लेकिन उसका फॉर्म बदल गया है. फॉर्म कैसे बदल गया है? तो देखिए, इसको मैं पहला मान लूं, अगर ये मान लो कि पहला है, तो दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कल्चर ऑफ इंडिया. कल्चर ऑफ इंडिया which includes what? art, architecture, literature, etc. बहुत सारी चीजें हैं, कितना लिखूंगा मैं. यानी कि यहां पे डायरेक्ट एंशिएंट मेडिवल नहीं आ रहा है, ये आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आ रहा है. फॉर्म चेंज हो गया. मेंस में क्या हो गया? फॉर्म चेंज हो गया. एंशिएंट मेडिवल है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा. आपको मैं दिखाऊंगा अभी आपको आने वाले समय में. पहले हम लोग कुछ बेस पढ़ लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, सिलेबस थोड़ा पढ़ लेंगे, तब मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना. मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराऊंगा. अगर हमारी 60 क्लास होगी तो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट, है ना. मेंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपको. ये बात हो गया. कल्चर ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एक्सेट्रा. इसके बाद क्या है? सर इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आता है. यस, वर्ल्ड हिस्ट्री इज द पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री इज द सिलेबस ऑफ मेंस हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री का पार्ट है. कहां पे? मेंस के सिलेबस में. प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है. तो देख लीजिए भाई क्या क्या आएगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में. ये तो हो गया हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का. देख लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इसमें आपको एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, फिर कोलोनाइजेशन, फिर डीकोलोनाइजेशन, फिर वर्ल्ड वॉर, फिर आपको पढ़ना है अमेरिकन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन कोई, ये सब टॉपिक्स मैं लिख दे रहा हूं. अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना. रेफरेंस के लिए पढ़ना है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ना है. और क्या पढ़ना है यहां पे लिख लो. मेजर फिलोसफीज which governs the world, like communism, capitalism, socialism, etc. ठीक बात है. राइटिंग समझ में आ रही है आप सबको? दिख रहा है क्या? चलो ठीक है. मैं बोल भी रहा हूं, आई थिंक आपको तो स्पेलिंग तो आता ही होगा. अगर स्पेलिंग कोई वर्ड का ना समझ में आए तो बता देना, है ना. कोशिश करूंगा मैं कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, ताकि आपको जो है क्लियर जो है वर्ड विजिबल हो. सिलेबस समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सिलेबस. अच्छा एक चीज और छूट गया, वो क्या है? 3 पॉइंट हो गया ना. चौथा पॉइंट देखो, चौथा क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस
कंसोलिडेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड reorganization of boundary within the state, ठीक बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से हमारी कहानी शुरुआत होगी। फिर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वहां से कहानी शुरू होगी। और फिर जो है हम लोग मॉडर्न टाइम तक के जो है हिस्ट्री को पढ़ेंगे, 2014 तक का, लगभग 19 तक का, ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्री विद इन द स्टेट का मतलब क्या है? फजल अली कमीशन आपको पता है, जेबीपी कमेटी आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये सब क्या हो रहा था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्री विद इन द स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे, भारत का संविधान देखेंगे, तो भारत के संविधान का पहला पार्ट क्या कहता है? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। तो उन सब चीजों पे जो है डिस्कस हम लोग करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब सब कुछ लिखते रहूंगा तो जानते हो आपको ओरिएंटेशन ही 3 घंटे का हो जाएगा, है ना। एक रफ फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, ताकि जो है आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्लियर, आई थिंक सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हमें बताना है? अच्छा हाँ, बुक्स आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, कि कौन सा बुक पढ़ना होगा हमको। हाँ ठीक है, बुक्स तो एक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, एक है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री, एक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और एक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक है आज तक का, वो है आर.एस. शर्मा का, रामशरण शर्मा, ठीक है, रामशरण शर्मा, ठीक है। एकेडमिक्स में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब उपिंदर सिंह आपको नहीं पढ़ना है, उपिंदर सिंह ऑप्शनल वाले भी पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो प्योर एकेडमिक्स बुक है। जो लोग ऑनर्स करते हैं, पीजी करते हैं हिस्ट्री में, उनके लिए वो बुक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए उपिंदर सिंह ने वो बुक नहीं लिखी है। उपिंदर सिंह कौन है आपको पता होना चाहिए। उपिंदर सिंह कौन है? किसकी बेटी है उपिंदर सिंह? पता है ना आपको। तो उपिंदर सिंह ने जो किताब लिखी है हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की खास तौर पे, वो किताब एकेडमिक्स की किताब है। वो ऑप्शनल वाले फॉलो करते हैं, लेकिन उनको भी उतना समझ में नहीं आता। वो एकेडमिक्स की किताब है। जो पीजी करते हैं, जो ऑनर्स की पढ़ाई करते हैं, प्योर एकेडमिक्स, वो लोग वो बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर फॉलो करते हैं, स्टूडेंट फॉलो करते हैं। आर.एस. शर्मा की किताब बेस्ट है। प्लस मेडिवल हिस्ट्री की किताब जो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सतीश चंद्रा का किताब, सतीश चंद्रा, प्लस रोमिला थापर, प्लस क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम, आपके पास बुक है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, और क्या है, बिपिन चंद्रा की किताब है आपके पास, बिपिन चंद्रा, प्लस क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री चूंकि मेंस स्पेसिफिक है, मैं इसके लिए आपको बुक बाद में बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मल ये किताब है, बहुत लोग वो पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, कोई चीज 5 रुपए का अगर खरीद रहे हैं ना, तो उससे बेनिफिट 5 रुपए का मिलना चाहिए। तो मेंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उस पर हमें कितना टाइम देना है, कितनी किताबें पढ़नी है, और उससे कितना आउटपुट निकलेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। सर आप तो इतना किताब बता दिए, मेरे पास तो इस कोचिंग का नोट्स है, कोई बात नहीं, आपके पास जिस कोचिंग का भी नोट्स है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, कहीं से भी आपको पढ़ना है बस, है ना, कहीं से भी आपको पढ़ना है। हमारे यहाँ का भी जो नोट्स बना हुआ है बहुत ही क्रिप्स नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, क्रिप्स नोट्स है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, हमारे डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन में अवेलेबल है, उसको परचेज करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट करा लेंगे आप, फोटोकॉपी करा सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपके पास किसी कोचिंग का नोट्स है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू बाई एनी अदर बुक, ठीक है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने लिए नोट्स बनाते हैं, अच्छा नोट्स बनाते हैं, तो आप किसी कोचिंग का भी अगर आपके पास आपने खरीद रखा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दूसरी बात ये कि क्लास में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, तो उसको जो है आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक बात है। ये भी समझ में आ गया बुक्स, तो आई थिंक सब चीजें तो मैंने बता दी। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ PYQ क्वेश्चन दिखाता,
PYQ, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का। लेकिन मैंने अभी आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं दिखाए, जानबूझकर नहीं दिखाए, ठीक है, क्योंकि उसकी अभी नीड नहीं है। मैं आपको PYQ दिखाऊंगा जब मैं 5 टॉपिक पढ़ा दूंगा, है ना। शुरू के 5 टॉपिक से जब मैं कवर कर लूंगा ना, तब मैं आपको PYQ दिखाऊंगा। ठीक बात है? क्या टाइमिंग हो गई? ठीक है, क्लियर बात है? कोई डाउट यहां तक? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर सिलेबस बता दिया, किताबें बता दी। अब जान लीजिए कि हिस्ट्री होता क्या है। ओरिएंटेशन है, और ओरिएंटेशन में मैं आपको सब्जेक्ट के साथ रूबरू करा रहा हूं, आपको फैमिलियर कर रहा हूं सब्जेक्ट के साथ। तो हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री होता क्या है। ऐसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने पूछ दिया व्हाट इज हिस्ट्री, इंटरव्यू में बैठे हुए यूपीएससी के, पीसीएस के, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, सर मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कोई ये भी पूछ सकता है व्हाट इज हिस्ट्री। मैंने तो पूरी कहानी पढ़ ली हिस्ट्री की, लेकिन मुझे यही नहीं पता व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हिस्ट्री, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप उस पर एक लेक्चर दे दें 10 मिनट का। आपको तो वहां पे 1 मिनट में आंसर करना है, 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। सवाल पूछा गया, क्रिस्प, क्लियर, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री को एक, जैसे कि मैं बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे कि हिस्ट्री इज द chronological study of the history is the chronological study of the significant event of the past, significant events of the past। ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन है, इजीली याद हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट हिस्ट्री, तो आप बोलेंगे सर स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। लेकिन ये डेफिनेशन अगर क्लास 6 का बच्चा देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन एस्पिरेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट अगर ये डेफिनेशन देगा तो थोड़ा अधूरा लगता है ये डेफिनेशन, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है ना। परसों मेरी शादी हुई, 3 दिन पहले, या 3 साल पहले मेरी शादी हुई, वो हिस्ट्री नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लुई 16 की शादी हो रही है मैरी एंटोनियो से, वो हिस्ट्री का पार्ट है। बोर्बन डायनेस्टी का है वो हिस्ट्री का पार्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में। तो हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल। अब यहां पे 2 वर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत खास है। पहला वर्ड है कि क्रोनोलॉजिकल स्टडी होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए। तो इवेंट मस्ट बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। पहले हम बाबर को पढ़ेंगे, है ना, तब हुमायूं को पढ़ेंगे। अकबर को पढ़ के बाबर को नहीं पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इवेंट, नॉट ऑल इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ऑल इवेंट्स के बारे में पढ़ते तो हिस्ट्री की किताब तो इतनी मोटी हो जाती, कितना कुछ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि रोज ना कुछ तो इवेंट्स होते ही रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ सिग्निफिकेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं जिसका इंपैक्ट हमारे फर्दर लाइफ पे पड़ता है, जो इंपैक्ट करे सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, इन सब चीजों पे, उसको ही हम पढ़ते हैं। ठीक बात है, कोई डाउट? बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि क्लास बेसिक से ही शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, बीकॉम बैकग्राउंड से होंगे, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे। और आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने 12th में हिस्ट्री की जगह पे जियोग्राफी पढ़ा हो, ग्रेजुएशन उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हो। तो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ठीक है, समझ में? व्हाट इज हिस्ट्री? इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द पास्ट। सिंपल सा डेफिनेशन, एक लाइन का याद हो जाएगा। History is the significant event. History is the chronological study of all the significant event of the past. Who is the father of history? Herodotus. Herodotus is considered as the father of history. ठीक है? Who is considered as the father of Indian archaeology? ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ध्यान रखना है। आर्कियोलॉजी अलग चीज है, ये अलग चीज है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक बात है। अब देखो, जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, है ना, यूपीएससी में अगर आप PYQ देखेंगे, है ना, तो कुछ थीम्स ऐसे हैं जिसको बार बार रिपीट करता है यूपीएससी। जैसे कि
टाइमलाइन पे अगर आपको क्वेश्चन पूछने को, टाइमलाइन पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टाइमलाइन पे, समझ में आ गया? टाइम लाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में, पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे, पीसीएस में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, प्लेसेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, किंग्स, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई लिटरेचर है, उससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा आज की क्लास में, प्रॉपर टाइमलाइन लिखवा दूंगा। और आने वाले समय में बहुत सारे मैंने थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिससे यूपीएससी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो उन सारे थीम्स को अगर हम लोग अपने क्लास में कवर करते रहेंगे तो हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे। मेंस के लिए तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मेंस की प्रैक्टिस तब हो पाएगी जब आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट रेडी होगा। समझ में आ गया? आपके पास नॉलेज होगा तभी आप मेंस में डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। तो जो शब्द लिखने हैं वो शब्द आएंगे कहां से? वो शब्द आएंगे नॉलेज से। और नॉलेज कहां से मिलेगा? जब हम कुछ क्लासेस कर लेंगे। तो पहला दिन अगर आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है तो कैसे कर पाएंगे आप बताइए? नहीं कर पाएंगे ना। तो नॉलेज हम लोग पहले एक्वायर करेंगे, वी विल एक्वायर नॉलेज फर्स्ट एंड देन वी विल डिलीवर इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? आने वाले समय में भी, आने वाले क्लासेस में भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है? उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आगे देखिए, बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेस, हिस्ट्री को हमने कुछ पीरियड में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेस हिस्ट्री को हमने कुछ पीरियड में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला पीरियड क्या है? प्री हिस्ट्री, ठीक है? दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा क्या है? हिस्ट्री, ठीक है? यहां पे एक चौथा वर्ड भी आता है, वो भी समझ लीजिए, हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी, अब ये क्या चीज है? प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम था जब इंसान पढ़ना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था। लेकिन अगर हमें उस समय के इतिहास के बारे में लिखना है, उस समय के इतिहास के बारे में आज के लोगों को बताना है, उस समय के इतिहास के बारे में अगर हमको जानना है तो कैसे जानेंगे? अगर आपको अपने पापा के पापा के पापा के पापा के बारे में जानना होगा तो हो सकता है आपके घर में कोई कागज हो, उस पर लिखा हुआ हो, या फिर आपके पापा ही बता दे कि तुम्हारे दादा के दादा ऐसे थे। लेकिन आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का अगर इतिहास लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जब इंसान 2 पैरों पे नहीं चलता था, 4 पैरों पे चलता था, जब इंसान नंगे रहता था, खाना बदोश की जिंदगी जीता था। खाना बदोश मतलब हेयर एंड देयर, कोई परमानेंट लाइफ नहीं था उसके पास, सेडेंटरी लाइफ नहीं था। उस समय का इतिहास लिखना है जब इंसान आग का आविष्कार नहीं किया था, फायर के बारे में उसको नहीं पता था, कल्टीवेशन नहीं करता था, खेती नहीं करता था। उस समय के बारे में कैसे पता चलेगा हमें? उस टाइम पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री। यानी कि उस समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई रिटन एविडेंस। देखो भाई, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम ऑप्शनल की क्लास नहीं कर रहे हैं। ऑप्शनल की क्लास में, वैकल्पिक विषय की क्लास में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं बहुत डिटेल में जाने लगूंगा, आपको बहुत सारी चीजें एकदम खोद कर अंदर तक जाकर समझाऊंगा, तो ये ऑप्शनल की क्लास हो गई। लेकिन हमें पढ़ना है जीएस, और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। हमें सामान्य अध्ययन करना है, इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। 2 तरह की स्टडी होती है, एक होती है वर्टिकल स्टडी और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्टडी। वर्टिकल स्टडी और हॉरिजॉन्टल स्टडी, हमें हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी है। वर्टिकल अंदर नहीं जाना है, हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ में किस में जाना होता है? ऑप्शनल में, जीएस में नहीं। जीएस में तो ऊपर ऊपर से पढ़ते रहना हमें, ठीक बात है? क्योंकि डेप्थ में जाएंगे ना तो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ पाएंगे। और हमें क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सीसेट भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। तो इतना सारा कुछ पढ़ना है हमें, तो हम एक ही सब्जेक्ट पे इतना टाइम क्यों दें? इसीलिए मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना समझाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है सिर्फ।
So we have only archaeological evidence. There is no written evidence for the period of prehistory. यानी कि उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए टूल्स, औजार हमारे पास हैं, उसको देखकर हम पता कर सकते हैं उनके बारे में, बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप सोचेंगे सर उनके द्वारा टूल्स का प्रयोग किया गया है, जो टूल्स है उसका प्रयोग, उसको देखकर हम लोग इतिहास जान सकते हैं उनके बारे में, बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, वही बात है। फॉसिल्स, फॉसिल्स जीवाश्म, टूल्स मतलब हो गया उपकरण, ठीक बात है। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का मतलब हो गया कलाकृति, इन सब का प्रयोग कर, जैसे कि भीमबेटका का केव है जो है, भीमबेटका, तो भीमबेटका में जो केव्स है उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इतिहास बता देते हैं उनके बारे में, ठीक बात। ये हो गया हमारा प्री हिस्ट्री। आई थिंक प्री हिस्ट्री इज क्लियर टू यू। तो अब हम लोग चलेंगे किसमें, प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है, मतलब इस समय इंसान लिखना तो जान गया था, कुछ ना कुछ तो लिखता था, लेकिन ये जो रिटन एविडेंस है इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, नॉट एबल टू रीड, नॉट एबल टू डेसिफर, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू डेसिफर इट। वी हैव अ रिटन एविडेंस but we are not in the position, we are not so advanced to decipher it. So we have to again rely on archaeological evidences, archaeological evidences. समझ में आ गया कि हमारे पास लिखी हुई चीज है उस समय के बारे में, लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो उसका स्क्रिप्ट है हमारे पास, उनकी लिपि है हमारे पास, लेकिन वो लिपि में क्या लिखी हुई है वो हमें समझ में नहीं आता। वो बोस्ट्रोफेडोन में लिखा हुआ है, क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे इसका हो जाएगा स्टोन एज, एग्जांपल स्टोन एज, स्टोन एज को बोलते हैं पाषाण युग। स्टोन एज के बारे में हमारे पास कोई भी लिटरेरी एविडेंस नहीं है, कोई भी लिखी हुई चीज नहीं है, ठीक है। प्री हिस्ट्री इज क्लियर, प्रोटो हिस्ट्री इज क्लियर। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जहां पे हमारे पास रिटन एविडेंस है, ठीक है, हम उसको पढ़ पा रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं, वी आर एबल टू रीड, वी आर इन पोजिशन टू अंडरस्टूड इट, हम पढ़ भी पा रहे हैं, उसको समझ भी पा रहे हैं, प्लस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हिस्ट्री। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हिस्ट्री, ठीक बात है। सर ये क्या लिखा है आपने, हिस्टोरियोग्राफी, ये समझ में आ गया। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसको मान लो कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद का समय, खास करके 6th सेंचुरी बीसी के बाद का समय, उसके पहले नहीं, बाद का समय, ठीक है। गुप्ता पीरियड आ गया, वो सब बात की चीजें बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आपके पास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री आ जाए तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये तो हमने क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, ये समझ में आ गया। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब सिंपल हो गया, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। देखो जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी होता है, स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी, इसमें क्या होता है स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में, जो हम इंडियंस है ना, हम हिस्ट्री नहीं लिखते थे, है ना, हमारे पास हिस्ट्री लिखने के हमारे पास स्किल नहीं था। हिस्ट्री लिखना शुरू कब हुआ, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको करना था रूल, और रूल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ चलाने के लिए आपको सब चीजें जाननी होती है। जहां पे आप रूल करना चाहते हैं वहां के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति, कल्चर के बारे में, उनके सिविलाइजेशन के बारे में, उनके सब कुछ के बारे में। तो इन ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाया। दे कॉल इंडियंस डेस्पोटिक, दे कॉल इंडियंस, इंडिया को कहा उसने कि स्नेक एंड चार्मर्स का देश है ये, हमेशा हमें पीछा दिखाया। हमारे इतिहास को बताया कि हमारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी को पता नहीं था, हमारा कोई इतिहास नहीं है। इन ब्रिटिशर्स ने हमेशा नीचा दिखाया, क्यों, क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है रूल करने की, उसको डोमिनेट करने की, और यही ब्रिटिशर्स ने किया। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए उन्होंने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसका काम था ट्रांसलेशन का,
ट्रांसलेशन, भागवत गीता, जितने भी हमारे टेक्स्ट है ना, एंशिएंट टेक्स्ट जो थे, उनका ट्रांसलेशन हो रहा था। ठीक है, फिर हमने बनाया, इन्होंने ही बनाया, क्या बनाया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये क्यों बना रही है? ये बना रहे हैं हमारे इतिहास को पता करने के लिए, क्योंकि हमारा इतिहास इनको पता करना जरूरी था, क्योंकि तभी तो ये हमारे ऊपर और अच्छे तरीके से रूल कर पाएंगे। जब आप किसी के घर के बारे में, कोई व्यक्ति आपका दुश्मन हो, और अगर आपको अपने दुश्मन को पीछे करना है, अगर आपके अपने दुश्मन को पछाड़ना है, हराना है, तो उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ आपको पता करना पड़ता है, रेकी करनी पड़ती है एक तरीके से। उसी तरीके से ये जो ब्रिटिशर्स आए भारत में, इन्होंने भारत को, भारतीयों का रेकी करना शुरू किया थ्रू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक बात है। इन लोगों ने तो भारत को इतना नीचा दिखाया, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। किस तरीके से डिवाइड किया? इन्होंने बोला कि एक टाइम था जब, जिसको हम लोग हिंदू पीरियड कह सकते हैं, एक टाइम था जिसको हम लोग इस्लाम का पीरियड कह सकते हैं, इस्लाम पीरियड, और तीसरा टाइम जो है उसको हम लोग कहेंगे ब्रिटिश पीरियड। जेम्स मिल वगैरह, ठीक है, नाम जानना जरूरी नहीं है आपको कि कौन ये किया था, पहला, दूसरा और तीसरा। हिंदू पीरियड, इस्लाम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। आप देखेंगे तो ये और ये रिलीजन है, लेकिन ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए ना। अब इसकी एक अलग कहानी है, इस पे हम लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, मैं आपको बस सब्जेक्ट नॉलेज दे रहा हूं टू मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को डेट्स मत समझें कभी भी कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि इसमें बहुत सारा डेट याद करना पड़ेगा, पानीपत का युद्ध ये हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ है। नथिंग, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए, भारत में दो तरह का एग्जाम होता है, एक वो एग्जाम जिसमें एग्जाम निकालने वाला ऑर्डर देता है, और एक वो एग्जाम होता है जहां पे एग्जाम निकालने वाला ऑर्डर लेता है। तो आप ऑर्डर देने वाले व्यक्ति हैं, और ऑर्डर देने वाला व्यक्ति फैक्ट्स को नहीं रटता है, ऑर्डर लेने वाला व्यक्ति जो है फैक्ट्स को रटता है, क्योंकि उसको ऑर्डर मिलता है, उसको रटना है, उसके हिसाब से काम करना है। समझ में आया? तो सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसका फॉर्मेट अलग है, उसमें आपको इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने शुरू किया भारत का इतिहास लिखना। इन लोगों को कहते हैं हम लोग कोलोनियल हिस्टोरियन, कोलोनियल हिस्टोरियन, ओरिएंटलिस्ट। और इन लोगों का क्या मकसद था? इन लोगों का मकसद था भारत को नीचा दिखाना है, भारतीयों को डोमिनेट करने के लिए उनको इतना नीचा फील करा देना है कि ये कभी खड़ा ना हो पाए, इनका सर जो है कभी खड़ा ना हो सके। ह्यूमिलिएट करते थे हमेशा, तुम लोगों का कोई इतिहास ही नहीं है, तुम लोग बारबेरिक पीपल हो, स्नेक एंड चार्मर्स, यू आर डेस्पोटिक पीपल, यू पीपल आर डेस्पोटिक। इस तरीके से भारत को नीचा दिखाया जाने लगा। भारत को जब नीचा दिखाया जाने लगा तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन आए, इन लोगों ने इनके खिलाफ बात करनी शुरू की। और ये लोग कौन थे? ये थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। तो पहला हो गया कॉलोनियल हिस्टोरियन, दूसरा हो गया नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, तीसरा हो गया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, जैसे कि आपको रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, ये सब क्या है? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। फिर आ जाएगा चौथा ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं सबाल्टन, सबाल्टन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन। सबाल्टन हिस्टोरियन ही लिखो, ग्रुप तो ठीक है, सबाल्टन हिस्टोरियंस। ठीक है, अब इसमें ए.एल. बासम भी आएंगे। मतलब बहुत सारा फेज है हिस्टोरियोग्राफी का, अलग अलग फेज आपको देखने को मिलेगा। ए.एल. बासम का भी एक फेज है, ए.एल. बासम ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, द वंडर दैट वाज इंडिया। ठीक बात है। तो ये लोग जो थे, जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन ने भारत को नीचा दिखाया, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जब आए तो उन्होंने बोला कि भारत का इतिहास तो गौरवपूर्ण रहा है, हमारे पास तो गोल्डन एज था। गोल्डन एज मतलब गुप्ता पीरियड को इन्होंने कहा गोल्डन एज। इसका मतलब क्या? उस समय बहुत सोना था। अरे जैसे सोने का लंका था, उस समय गोल्डन एज में मतलब कि गुप्ता एम्पायर पूरे सोने का था? नहीं भैया, सोने का नहीं था। तो क्या था फिर? उस समय गुप्ता पीरियड में अगर आप जाएंगे, आर्ट हो, लिटरेचर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज अपने चरमो उत्कर्ष पे था, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक बात है। आपको एक से एक धुरंधर देखने को मिलेंगे गुप्ता पीरियड में, बताऊंगा आपको आने वाले समय में, और इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने बोला कि हमारे पास अशोक है, अशोक, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य है। इन लोगों ने भारत का इतिहास अलग तरीके से लिखने की कोशिश की। तो सर
अलग से लिखने की कोशिश का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। 3 चीजें होती हैं। एक होता है फैक्ट, एक होता है लॉजिक, और एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मेरे पास आई थिंक सब कुछ आप लिख रहे हो ना। अब इसमें आपको मैं बहुत कुछ लिख रहा हूं, समझ में ना आ रहा हो तो अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूं आपको लिखते जाना है। फैक्ट का मतलब हो गया कि मान लो कि मेरे पास एक क्वाइन आया, सिक्का आया, मेरे सामने एक सिक्का आया, ये मान लो कि सिक्का है, मेरे पास सिक्का आया। अब मुझे इस सिक्के का इतिहास लिखना है, ठीक है। तो जो हिस्टोरियन होता है, जो भी हिस्टोरियन होता है, वो पढ़ाई किया रहता है, उसको एक्सपर्टीज होती है लंबे समय तक। तो जब मेरे पास ये, मान लो मैं हिस्टोरियन हूं, मेरे पास सिक्का आया, मैं चेक करूंगा कि ये सिक्का जो है किस मटेरियल का बना हुआ है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। कॉपर का है, ब्रॉन्ज का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किस चीज का बना हुआ है ये सिक्का। फिर मैं चेक करूंगा इसकी प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितना है। फिर मैं चेक करूंगा अच्छा इस पर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इसका स्क्रिप्ट कौन सा है। मान लो इस पे भगवान का पिक्चर है, भगवान का पिक्चर लिखा हुआ है, भगवान का पिक्चर भी है साथ में, तो मैं इससे रिलीजियस बिलीफ भी चेक कर सकता हूं कि उस समय का रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा। जैसे कोई वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है, वीणा बजाते हुए, तो भाई पता चलेगा कि म्यूजिक लवर है ना। ये सिक्का आया मेरे पास, इस सिक्के से ये भी पता चल सकता है कि उस समय बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा था, बीओटी, एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट ज्यादा होता था, बहुत सारी चीजें पता कर सकता हूं। तो कोई भी हिस्टोरियन होता है ना, तो उसके पास एक फैक्ट आता है, फैक्ट, उस फैक्ट पे वो लगाता है अपना लॉजिक। लॉजिक का मतलब जैसे मैंने लगाया लॉजिक, मतलब आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो मेरा क्या है, लॉजिक है, वो मेरा नॉलेज है। मैंने उस नॉलेज को अप्लाई किया इस सिक्के पे, और सिक्के पे उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद मैंने कुछ निष्कर्ष दे दिया, कुछ कंक्लूजन दे दिया। इसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो मतलब अरे आर एस शर्मा ने अगर एंशिएंट हिस्ट्री की किताब लिखी है, तो आर एस शर्मा को स्टोन एज में कोई आदि मानव आकर बताया है कि भाई उस समय हम ऐसे रहते थे, उस समय हम इस औजार का प्रयोग करते थे, ये पेंटिंग करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, इस तरीके से हमने आग का आविष्कार कर लिया। आर एस शर्मा को यह बात किसने बताई है? आर एस शर्मा को यह बात किसी ने बताई नहीं है। आर एस शर्मा इज ए हिस्टोरियन। आर एस शर्मा के पास लॉजिक है, आर एस शर्मा के पास नॉलेज है, आर एस शर्मा के पास लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इन सब का इस्तेमाल किया उन सब चीजों को पढ़ने में, और पढ़ने के बाद एक किताब लिख दी जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। कितना टाइम हो गया? हाँ, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? फैक्ट, लॉजिक, कंक्लूजन समझ में आ गया। हिस्टोरियोग्राफी मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें बहुत सारे डीप में जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। तो फिर ये क्यों बता रहे हैं सर आप? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। एंड टुडे हमने पहले ही बोल दिया, ये ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन में आपको सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट let's see some other important things like sources of Indian history। ये सारी चीजें आज ही बता दे रहा हूं क्योंकि कल से जो तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेंगे, है ना। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब भी सोर्सेस की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 तरह के सोर्सेस होते हैं। पहला लिटरेरी सोर्स, और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स का मतलब हो गया साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब हो गया पुरातात्विक स्रोत, और सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास के स्रोत। मतलब मैंने आपको बताया कि इतिहास को लिखना है, अगर हमें गांधी जी के बारे में लिखना है, अगर हमें अशोक के बारे में लिखना है, अब अगर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है, अगर हमें वैदिक पीरियड के बारे में लिखना है, अगर हमें गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है,
तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें सोर्स चाहिए होता है। उन सोर्सेस को पढ़ के हम क्या करते हैं, चीजों को लिखते हैं। एक और सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि मान लो कि अर्थशास्त्र एक किताब है, कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के पढ़ने के बाद मैंने अपनी एक किताब लिख दी, यानी कि वो अर्थशास्त्र प्राइमरी सोर्स था, लेकिन जो मैं किताब लिख रहा हूं वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक। लिटरेरी सोर्स साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया मतलब पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब हो गया जैसे कि आपने बुक देखा है ना, अरे बुक आपने नहीं देखा है, बुक इज एग्जांपल ऑफ लिटरेरी सोर्स। आपने मैन्यूस्क्रिप्ट देखा है क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट इज एग्जांपल ऑफ लिटरेरी सोर्स। अब देखो जो ये बुक है हमारा, ये जो बुक है, ये जो बुक है हमारे पास, बुक को हम इंक से लिखते हैं, बुक में हम इंक से लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं अभिलेख, उस पर क्या लिखते हैं, इंक से लिखते हैं क्या, नहीं, उसमें हम लोग इंग्रेव करते हैं। इंग्रेव का मतलब होता है उत्कीर्ण करना, खोद खोद के। ये मैं मान लो शांतनु लिखना है तो मैं खोद रहा हूं, खोद के, छेनी हथौड़ी से खोद के इंग्रेव करना, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन भी बहुत तरह के होते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन है, बहुत तरह के इंस्क्रिप्शन भी होते हैं। अभी जो लिटरेरी सोर्स है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रिलीजियस, या फिर पहले पार्ट को बोल देते हैं नॉन रिलीजियस। और नॉन रिलीजियस को हम लोग सेकुलर भी बोल सकते हैं, सेकुलर, ठीक बात है, नॉन रिलीजियस या फिर सेकुलर। दूसरा है रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। इसे रिलीजियस में आ गया, तो रिलीजियस में हम लोग को क्या देखना है, जैसे कि मान लो गया वेद हो गया, ठीक है, वेदांग हो गया, वेदांग, ठीक है, उपनिषद हो गया, उपनिषद, ठीक है, जैसे कि अरण्यकाज हो गया, अरण्यकाज, जैसे कि ब्राह्मणाज हो गया, ब्राह्मणाज, जैसे कि जैन टेक्स्ट हो गया, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, जैसे कि एपिक्स हो गए। दीज आर ऑल रिलीजियस टेक्स्ट, दीज आर ऑल रिलीजियस टेक्स्ट। जैसे कि मान लो कि ये जैन टेक्स्ट है, तो जैन टेक्स्ट जैसे कि प्रशिष्ट पर्वम, ये क्या है, एक जैन टेक्स्ट है, प्रशिष्ट पर्वम। आगम, उपंग, ये सब क्या है, ये जैन टेक्स्ट है। वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हो जाएगा हमारा सूत पितक, विनय पितक, अभिधम पितक, दीपा वंसा, उसके बाद से महावंसा, दीपा वंसा, दिस ऑल आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वैसे एपिक्स में चले जाएंगे तो रामायण, महाभारत, ये सब एपिक्स हो गए। वेद में चले जाएंगे तो ऋग्वेद एंड ऋग्वेद को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइम्स इज कॉल्ड ऋग्वेद, कलेक्शन ऑफ हाइम्स इज कॉल्ड ऋग्वेद। दिख रहा है ना आप सबको, बोल भी रहा हूं तो आप सब तो लिख ही लेंगे, इतना तो बेसिक स्पेलिंग वगैरह तो आपको आता ही होगा। ऋग्वेद के बाद आपको मान लो सामवेद है, सामवेद का मतलब क्या हुआ, सामवेद का मतलब हुआ कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स इन म्यूजिकल फॉर्म, अरे ये सब पढ़ाऊंगा आपको, बाद में भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ रिपीट होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में क्या है, रिचुअल्स, रूल्स फॉर, लिखिए ना, रूल्स फॉर रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, रूल्स फॉर रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में क्या है,
अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? स्पेल्स, चार्म्स एंड मंत्रास, ये है अथर्ववेद में। आई थिंक आपको रिलीजियस सोर्सेस आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब धार्मिक सोर्स हैं सारे, दिस ऑल आर रिलीजियस टेक्स्ट। वैदिक टाइम पीरियड के बारे में जानना है आपको, आपको जानना है कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक क्या हुआ। यू हैव टू रिलाई ऑन दिस वैदिक टेक्स्ट, है ना। अब नॉन रिलीजियस और सेकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप देख ले वर्क ऑफ कालिदास, वर्क ऑफ कालिदास, कालिदास ने जो टेक्स्ट लिखा है। फिर वर्क ऑफ बाणभट्ट, ठीक है। वर्क ऑफ कलहन, वर्क ऑफ पाणिनि, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, कलहन जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है। ये क्या है? दीज आर सेकुलर टेक्स्ट, दीज आर नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। समझ में आया? अच्छा, लिटरेरी सोर्स में एक और कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है फॉरेनर्स की, है ना। एक और कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी होती है फॉरेन अकाउंट की। क्या है कैटेगरी? फॉरेन अकाउंट्स। मतलब ये किताबें फॉरेनर्स ने लिखनी है। बहुत सारे लोग बाहर से भी आते थे ना, उन लोगों ने किताब लिखी, सीयू की, फूको की, बहुत सारी किताब, इंडिका, जैसे कि मान लो कि मेगास्थीन्स है, मेगास्थीन्स है ना, प्लिनी है, एस्ट्रेबो है, महियान है, ज्वेनजांग है, ज्वेनजांग, इत्सिंग है, अल-बरूनी है, अल-मसूदी, अल-सुलेमान, मार्को पोलो, बहुत सारे लोग हैं। दे आर फॉरेन travelers who came to India and based on their experiences in India, they wrote a book. ठीक है, समझ में आ गया? तो यानी कि सोर्सेस में एक है हमारे पास लिटरेरी सोर्स, एक है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स इज क्लियर टू यू? लिटरेरी सोर्स इज क्लियर टू यू और नॉट? जैसे कि ये सारी किताब है, कालिदास के हैं, बाणभट्ट के हैं, कलहन के हैं, पाणिनि के हैं, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने किताब लिखी। जैसे कि चाणक्य ने लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र क्या है? कौन सी किताब है? उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में है क्या? नहीं, स्टेट क्राफ्ट की बुक है वो। ऐसे बहुत सारे आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देख लेते हैं फटाक से, फिर क्लास को खत्म भी करना है हमें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब इसको हमने क्या किया है? एक्सकेवेट किया है। एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई करना, उत्खनन, शुद्ध हिंदी होता है उत्खनन करना। अब ये जो एक्सकेवेशन होता है ये दो तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन और एक होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन, यानी लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन, ठीक बात है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड्स का यूज करता है। दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्सकेवेशन, ये मेथड है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें दो तरीके से मिलती हैं, एक तो मिलता है एक्सप्लोरेशन से, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण, और एक होता है एक्सकेवेशन से। मान लो कि मैं जा रहा था, घूमते मैं एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में मैं पहुंचा तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा मंदिर दिखा। जब मैंने पता किया तो पता चला ये मंदिर तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो क्या उस मंदिर को पाने के लिए, क्या उस मंदिर को पता करने के लिए मैंने किसी भी तरह की खुदाई की थी क्या? नहीं की थी। तो चूंकि मैंने खुदाई नहीं की थी, उसको क्या कहेंगे? एक्सप्लोरेशन। मतलब ये सरफेस पे होता है, ऑन द सरफेस, एक तरीके से ऑन द सरफेस। और इसके लिए हमें तो करना पड़ेगा भाई, खुदाई करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा, लेयर बाई लेयर खुदाई होती है, अलग अलग तरह की खुदाई होती है।
ये मैंने आपको बताया ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब एक्सकेवेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि भारत में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो कनिंघम को, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, यही लोग करते हैं। उत्खनन करना हो, किसी भी तरह की खुदाई करनी हो, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस का, मॉन्यूमेंट्स का, उसका प्रिजर्वेशन करना हो, प्रोटेक्शन करना हो, सब यही करता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जब आप उत्खनन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको क्वाइंस मिल गया, तो क्वाइंस की स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, सबसे ज्यादा क्वाइन, और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वाइन कौन सी डायनेस्टी ने इशू किया था? गुप्ता ने किया था? क्वेश्चन है मेरा, इट इज माय क्वेश्चन टू यू। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइन, इसको कुषाण रूलर्स ने इशू किया था? ये क्वेश्चन है मेरा, 2 क्वेश्चन है, तो आपको चेक करना है। मैंने अभी तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो बीच बीच में, क्लासेस के बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन, मैं सब कुछ लिख दूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये सही है या नहीं है ना, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो क्वाइंस की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, और ये 2 सवाल हो गए मेरे। दूसरा हो गया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? एपिग्राफी। जैसे कि एग्जाम्पल, एरन इंस्क्रिप्शन, भितारी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गुर्जर मास्की इंस्क्रिप्शन। जैसे कि एरन इंस्क्रिप्शन है, तो सबसे पहला एविडेंस, सती का सबसे पहला एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? एरन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब इंस्क्रिप्शन है, इनको हम लोग कहते हैं अभिलेख कहते हैं इनको। इस पे क्या किया जाता है? इंग्रेव्ड करके उत्कीर्ण करके इस पे चीजों को लिखी जाती है। ठीक बात है। अच्छा, सिर्फ कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आ जाएगा मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, पोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? पोट्री। यस, पोट्री। फिर ब्रिक्स, स्केलेटन्स, यूटेंसिल्स, ये सब क्या है? ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ठीक है, दिस ऑल आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक बात है, कोई डाउट यहाँ पे? तो आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, ये सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आपको। आज की क्लास में आई थिंक मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है आपके लिए, और एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हमारा टारगेट था कि लगभग 1 घंटे की क्लास लेने का। 1 घंटे में हमने एक कंप्रिहेंसिव कवरेज कर लिया, लेकिन इसी 1 घंटे को आपको पचाने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए आराम से इस वीडियो को देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट? आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी स्टोन एज, वेयर वी विल कवर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक बात है। तो आज की ये जो क्लास है हिस्ट्री की, ये लगभग मैं 6 महीने बाद ले रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने में मैं कोई और सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहा था, पॉलिटी की क्लासेस ले रहा था, तो काफ़ी लंबे गैप के बाद मैंने इस सब्जेक्ट को टच किया है एक तरीके से। तो आई होप कि आप और मैं सेम लाइन पे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी हमें 50 से 60 दिन साथ बिताने हैं, तो क्लास को अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, एक बुक रखो जहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रीड करना है, रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन इज द की। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको आज के ओरिएंटेशन में सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल गई होंगी, और जो नहीं मिली होंगी उनको आने वाले कुछ क्लासेस में मैं आपके साथ जरूर उन सब पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।